मैं पिंकी जैन भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से आज आपको कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन में जो पाठ है लेसन नंबर 2 प्रबंध के सिद्धांत, इसका अध्ययन करेंगे, इसको समझाऊंगी। ये पाठ आपका यूपी बोर्ड में इसी साल ऐड हुआ है, नया लेसन आया है। इसको पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ये सब सिद्धांत समझ आ जाएंगे। आपने इससे पहले लेसन में प्रबंध पढ़ा। प्रबंध क्या होता है? प्रबंध वो एक युक्ति है जो दूसरों से काम कराती है। दूसरों से काम कराने की कला को प्रबंध कहा जाता है। अब जब हम दूसरों से काम कराते हैं वो व्यक्ति प्रबंधक कहलाता है। अब प्रबंधक के सामने व्यापार में दिन प्रतिदिन बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं का किस प्रकार निदान किया जाए, किस प्रकार समाधान किया जाए, किस प्रकार उनको दूर किया जाए, उसके लिए उसे नए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। उन तरीकों को वो कहाँ से लेता है? उन तरीकों को अपनाने के लिए उसे इन सिद्धांतों को प्रयोग में लाना पड़ता है, जो सिद्धांत व्यवसाय के लिए दिए गए हैं कि हम एक व्यापार को उचित तरीके से, अच्छे ढंग से कैसे चला सकते हैं ताकि उनके उद्देश्य प्राप्त हो सके। तो चलिए सीखते हैं प्रबंध के सिद्धांत। व्यापार में दिन प्रतिदिन बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं किसी प्रबंधक के सामने। तो इन समस्याओं का समाधान खोजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो कर्मचारी हैं वो सही ढंग से काम कर सकें और व्यापार के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। व्यापार के उद्देश्य क्या होते हैं? अधिकतम लाभ कमाना, कम लागत पर, कम से कम खर्चे पर अधिकतम उत्पादन करके अधिक लाभ कमाना ही किसी व्यापार का उद्देश्य हो सकता है। तो जो समाधान करने के लिए जिन तरीकों को अपनाया जाता है उन्हें सिद्धांत कहा जाता है। अब ये जो सिद्धांत हैं प्रबंध के सिद्धांत, क्या ये रातों रात ऐसे ही आ गए? क्या इनका आविष्कार एकदम से हो गया कि मैं आई और मैंने ये सिद्धांत बना दिए कि भाई इनके अकॉर्डिंग काम करना है, इनके अकॉर्डिंग हमें अपने समाधान ढूंढने हैं समस्याओं के? नहीं, ये रातों रात विकसित नहीं हुए। किन्हीं अनएक्सपीरियंस लोगों ने या मेरे जैसे लोगों ने इन्हें नहीं बनाया। ये जो समाधान, ये जो सिद्धांत बनाए गए हैं, ये बहुत अनुभवी लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, अनेक विद्वानों के द्वारा बनाए गए हैं, बहुत जांच परख के बनाए गए हैं। इनका जो उद्गम हुआ है वो दो तरीके से हुआ है। पहला अवलोकन के द्वारा और प्रयोग के द्वारा। अवलोकन माने ऑब्जर्वेशन। बहुत सारे विद्वान जो पहले कोई प्रबंधक रहे हों या कोई वहाँ पर कर्मचारी रहे हों और वो धीरे धीरे बढ़कर बहुत बड़े उच्च स्तर पर आए हों, तो उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आती हैं, उन समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए तरीके ढूंढे गए और फिर उन्हें अलग अलग संगठनों में अप्लाई किया गया, उन्हें वहाँ लगाया गया। तब वो युक्ति समझ आई कि हाँ, अगर हम इस बात का यहाँ पालन करेंगे तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसका उदाहरण मैं दूंगी, जैसे कार्यों का विभाजन एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत को उन्होंने अपने एक संगठन में लगाया, वहाँ उसको देखा परखा कि कार्य का विभाजन करने से किसी कर्मचारी के कार्य करने की कुशलता में वृद्धि होती है, उसको विशिष्टीकरण प्राप्त होता है। तो उन्होंने ये जाना कि अगर हम छोटे छोटे काम अलग अलग व्यक्तियों को सौंप देंगे तो वो उस कार्यों में दक्ष हो जाएंगे, उन्हें विशिष्टता प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से कार्य के विभाजन के सिद्धांत का उद्गम हुआ। इसी तरह प्रयोग, ऐसे ही अनेक प्रयोग किए गए और इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। ये जो सिद्धांत हैं ये दो भागों में बांटे गए हैं, दो प्रकार के कह सकते हैं, प्रबंध के सिद्धांत और दूसरा आया प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत। जो प्रबंध के सिद्धांत थे वो हेनरी फ्योल ने दिए। एक विद्वान हुए हैं बहुत बड़े, जिनका जन्म 1841 में हुआ था। उन्होंने फ्रांस में हुआ था इनका जन्म और 1860 से इन्होंने एक कारखाने में काम करना शुरू किया था इंजीनियर के पद से। इन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की थी और उसी पढ़ाई के अकॉर्डिंग इन्होंने कारखाने में 1860 से काम करना शुरू किया और वो 1925 तक काम करते रहे अलग अलग तरह के पदों पर। तो इतने साल उन्होंने काम किया, लगभग
65 साल उन्होंने अपने जीवन में काम किया और उन 65 सालों में उनके पास बहुत सारे अनुभव आए और उन्हीं अनुभवों के आधार पर उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किए। हेनरी फ्योल को प्रबंध के सिद्धांतों का जनक माना जाता है। हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत बताए हैं प्रबंध के। ये सिद्धांत जो हैं ये हमें गाइड करते हैं, एक हमें मार्गदर्शन देते हैं कि अगर हमारे व्यापार में कोई समस्या आती है तो वो समस्या किसी एक सिद्धांत के अनुसार सुलझाई जा सकती है। यहाँ प्रबंधक जो है वो सीधा सीधा इन्हीं सिद्धांतों का पालन नहीं करता, वो अपनी समस्या के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार उनको बदल सकता है, चेंज कर सकता है और समस्या का समाधान कर सकता है। तो आइए पढ़ते हैं ये सिद्धांत हैं कौन कौन से। सबसे पहले आता है कार्य विभाजन। जैसे मैंने अभी इसमें आपको बताया, कार्य विभाजन का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, इसमें क्या बताया हेनरी फ्योल ने। उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे संगठन के कार्य हैं उन कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देना चाहिए। मान लीजिए हम फर्नीचर बनाने का काम करते हैं, तो फर्नीचर बनाने के लिए कच्चा माल, उसे लकड़ी को काटना एक व्यक्ति काम करेगा, उन लकड़ियों को जोड़ना दूसरा व्यक्ति करेगा, जोड़कर उन पर पेंट करना उसे तीसरा व्यक्ति करेगा और उसको फिनिशिंग देने का काम चौथा अन्य व्यक्ति करेगा। जब ये लोग अपने अपने काम को रोज करेंगे, एक ही काम को, तो वो उस कार्य में दक्ष हो जाएंगे, उसमें कुशल हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, उन्हें विशिष्टीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, वो एक काम को सही ढंग से प्रॉपर तरीके से ज़्यादा कर पाएंगे, तो हम जो अपने उद्देश्य हैं उसमें हम सफल हो सकेंगे। तो ये कार्य विभाजन का सिद्धांत है कि कामों को छोटे छोटे भागों में बांटकर एक ही व्यक्ति के द्वारा करना। दूसरा हमारा सिद्धांत आता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, संगठन में जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि सबको अधिकार दे दिए जाए। उत्तरदायित्व तो सबका होता है। उत्तरदायित्व अगर किसी को मिला है, जिम्मेदारी किसी को मिली है, तो उसके पास अगर कुछ अपने अधिकार होंगे तो वो अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाएगा, सही तरीके से कर पाएगा। उसके पास कुछ डिसीजन लेने की पावर भी होनी चाहिए अगर हम उससे काम करा रहे हैं। तो हम इसको उदाहरण के द्वारा कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारी फर्म को 100 यूनिट्स बनाने का मौका मिला है, एक ऑर्डर मिला है कि आपको ये 100 यूनिट्स 5 दिन में, 4 दिन में कंप्लीट करके हमें देनी है। अब प्रबंधक ने अपने कर्मचारियों से वो काम लिया, उनको ऑर्डर दिया कि भाई ये 100 यूनिट बनानी है, 4 दिन में, 5 दिन में आपको ये काम करना है। अब उनको उत्तरदायित्व तो दे दिए गए, लेकिन उनको पूरा करने के लिए उनके पास अधिकार नहीं है। वो हर काम को पूछने के लिए कि कच्चा माल कहाँ से आएगा, कौन इसको करेगा, वो सब काम पूछने के लिए प्रबंधक के पास जाते हैं। तो इससे क्या होगा, वो समय नष्ट होगा उनसे पूछने के लिए। तो उनमें से भी एक हेड को बनाकर उसको कुछ अधिकार सौंप दिए जाएं, तो वो सारे डिसीजन लेकर काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकता है। तो अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहता है कि सारे अधिकार ना सौंप कर थोड़े अधिकार सौंप दिए जाएं जिम्मेदारी पूरी करने वाले को, तो हमारा काम सही ढंग से सही समय पर पूरा किया जा सकता है। तीसरा है अनुशासन का सिद्धांत, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हर क्षेत्र में ज़रूरी होता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई संगठन हो, व्यापार हो, कोई संस्था हो, हर जगह डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा, तो वो संस्था अच्छे से कार्य नहीं कर सकती। कर्मचारी मनमाने ढंग से कार्य करेंगे तो क्या होगा, मनमाने तरीके से आएंगे, अपने मर्जी से चले जाएंगे, अपने मर्जी से काम करेंगे, तो उनका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो किसी भी संगठन में अनुशासन का होना अनिवार्य है। सबका आने का समय निश्चित होना चाहिए, सबका जाने का समय निश्चित होना चाहिए, यही अनुशासन। नेक्स्ट है आदेश की एकात्मकता। इसका क्या अर्थ है, मान लीजिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी हैं, इन लोगों के ऊपर 4 लोग हैं जो इनको आदेश देते हैं, जो इनको मैनेजमेंट करते हैं, इनका नियंत्रण करते हैं। अब सब लोग अपनी अलग अलग बात कह रहे हैं, इसने कुछ ऑर्डर दिया, इसने कुछ ऑर्डर दिया, इसने कुछ ऑर्डर दिया, इसने कुछ ऑर्डर दिया। तो इन लोगों के लिए क्या मुश्किल हो जाएगी कि वो पहले किसका ऑर्डर माने, किसका काम पहले पूरा करें।
तो ऐसे उनके माइंड में जो है, दिमाग में जो है वो परेशानी आ जाएगी कि किसकी बात पहले माने, इसकी मानेंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा, इसकी मानेंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा। तो जो आदेश है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा सबको दिया जाना चाहिए, एक ही व्यक्ति सबको आदेश देगा। तो इससे क्या होगा, इन व्यक्तियों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कर्मचारियों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, जो आदेश उन्हें जिससे मिला है वो उसी काम को पूरा करेंगे। जब इसका आदेश पूरा हो जाए तब ये दे दे, तो ये आदेश की एकात्मकता कहलाती है। इससे क्या होगा, हमारे जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी कार्यकुशलता बढ़ती है, बढ़ जाती है, वो अच्छे ढंग से प्रॉपर तरीके से सही समय पर कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी निर्देश की एकात्मकता। निर्देश की एकात्मकता से क्या अभिप्राय है? मान लीजिए किसी संगठन में दो तरह के काम होते हैं, एक विभाग स्कूटर बनाता है, एक विभाग साइकिल बनाता है। तो दोनों विभाग का उद्देश्य तो एक ही है, लाभ कमाना, लेकिन जो उनका बनाने का तरीका है या जो उनको बाज़ार में बेचने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। तो उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो डायरेक्शन है, जो कंट्रोलिंग है, वो एक ही विभाग के अनुसार होनी चाहिए। इससे हमारा जो संगठन है, इससे जो हमारा व्यापार है वो कुशलतापूर्वक चलता रहेगा। नेक्स्ट है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग का सिद्धांत। जब हम किसी संगठन में काम करते हैं, एक टीम के रूप में काम करते हैं, सामूहिक रूप से काम करते हैं और हमारी टीम का मेन उद्देश्य, जो मेन मोटो होता है वो लाभ प्राप्त करना होता है, अपने संगठन को आगे बढ़ाना होता है। तो जब हम टीम के रूप में काम कर रहे हैं तो वहाँ हमें अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़ना होगा और हमें अपनी संस्था के लिए, सबके लाभ के लिए काम करना होगा। वे ये सिद्धांत यही कहता है। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए मैं प्रबंधक हूँ, मैनेजर हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई भाई बंधु वो काम करता है जो हमारे संगठन में चाहिए। मान लीजिए हमारे यहाँ फर्नीचर का काम हो रहा है, तो मेरा जो रिश्तेदार है वो लकड़ी हमें सप्लाई करता है, हमें करता है या और लोगों को वो सप्लाई करता है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई का काम भी उसके द्वारा बढ़ने लगे, उसको भी लाभ हो जाए, तो मैं वहाँ से लकड़ी खरीदना प्रारंभ करती हूँ। लेकिन मुझे उसकी लकड़ी में कुछ कमी नज़र आती है, वो अच्छी नहीं है, सीली है, महंगी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी वहीं से ले रही हूँ, जबकि मुझे उससे सस्ती और अच्छी क्वालिटी की लकड़ी कहीं और से भी मिल सकती है। तो यहाँ पर मुझे अपने व्यक्तिगत हित, यानी मुझे अपने भाई के हित का ध्यान न रखकर फर्म के लिए क्या अच्छा है, संगठन के लिए क्या अच्छा है, वो काम करना होगा। नेक्स्ट, कर्मचारियों का उचित पारिश्रमिक। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो पारिश्रमिक है, उनका जो वेतन है, वो उनके काम के अनुरूप ही होना चाहिए। जैसा जिसका काम, उसको वैसा ही वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबका समान वेतन होगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जो जिसका स्तर है, जिस पद पर वो काम कर रहा है, उस पद की गरिमा नहीं रहेगी, उस पद की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसीलिए जो पद हैं, जो अधिकार हैं, वो सभी पदों के अनुसार अलग अलग होने चाहिए और उनका पारिश्रमिक भी, उनका वेतन भी उनके पद के अनुसार, उनके काम के अनुसार होना चाहिए। हाँ, यहाँ हम अपने एम्प्लॉयज़ को एक उनको ऑप्शन भी दे सकते हैं कि जो जैसा काम करेगा उसको उसी के अनुसार वेतन या पारिश्रमिक या रिवार्ड दिया जाएगा, ताकि जो हमारे कर्मचारी हैं वो इंस्पायर हो, मोटिवेट हो और अपने काम को ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें कि हमें उसके बदले ये रिवार्ड मिलेगा। नेक्स्ट, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। यहाँ हम दोनों को अलग अलग समझेंगे। केंद्रीयकरण क्या होता है और विकेंद्रीयकरण क्या होता है। केंद्रीयकरण का अर्थ होता है कि जो संगठन में लिए जाने वाले निर्णय हैं या जो संगठन के अधिकार हैं, वो सब उच्च अधिकारियों के पास हो। आपको बताया गया था किसी भी संगठन में 3 लेवल होते हैं, एक तो हाई लेवल होता है, एक मीडियम लेवल होता है, एक लो लेवल होता है। तो जो हाई लेवल होता है, जो हमारा हाई लेवल होता है, उन्हीं के पास सारे अधिकार होंगे, वही सबको भेजेंगे, वही सबको बताएंगे, दिशा निर्देश देंगे कि कोई काम कैसा होना है। तो वो होता है केंद्रीयकरण, कि वो सारे अधिकार केवल बड़े अधिकारियों के पास हैं, तो वो कहलाता है केंद्रीयकरण। और विकेंद्रीयकरण क्या होता है, मान लीजिए कि विकेंद्रीयकरण जब कुछ कुछ अधिकार सब पक्षों को दे दिए जाएं, हर स्तर के कर्मचारियों को कुछ कुछ अधिकार सौंप दिए जाएं,
तो वो विकेंद्रीयकरण कहलाता है। तो कौन सी स्थिति किसी संगठन के लिए अच्छी है? क्या सारे अधिकार हाई लेवल के पास होने चाहिए या सारे अधिकारों को हम सभी लोगों में बांट दें? दोनों ही स्थिति खराब है। तो हमें कुछ अधिकार हाई लेवल के पास रखने चाहिए और कुछ अधिकारों को छोटे लोगों के पास बांट देने चाहिए। जैसे कि व्यापार को कहाँ तक ले जाना है, उसकी प्रगति कितनी होनी है, उसमें पूंजी कितनी लगनी है, ये जो डिसीज़न लेने का अधिकार होना चाहिए वो हाई लेवल का होना चाहिए। अब कच्चा माल कहाँ से आना है, कितने व्यक्ति काम करेंगे, कितने समय तक काम करेंगे, उसको हमें मीडियम लेवल को दे देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक तो काम भी बढ़ जाएगा और जो अधिकार हमने मीडियम या लोअर लेवल को दिए हैं तो वो अपने अधिकारों के तहत अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगला आता है सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला क्या होती है? मान लीजिए ये एक संगठन है, ये हमारी एक फर्म है, इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ABCDE, इधर FGHI। अब इसने कुछ निर्देश दिए, इसने कुछ ऑर्डर दिया, कुछ काम करने का बताया, तो वो पहले B को बताएगा, B वाला C को, C वाला D को, D वाला E को। इसी तरह अगर E को कुछ पूछना है तो वो पहले D से पूछेगा, वो C से पूछेगा, वो B से पूछेगा, फिर वो A से पूछेगा। तो इस तरह से जो हमारे लेवल है वो एक दूसरे से संदेश वाहन के रूप में काम करेंगे। इससे ये अच्छाई तो है कि हम एक दूसरे से पूछकर काम कर रहे हैं। दूसरा, वो बात कहाँ गलत हुई है, अगर कोई काम गलत हो जाता है तो वो जो डायरेक्शन है वो कहाँ से गलत आई वो हमें पता चल जाता है कि उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम इतना टाइम नहीं लगा सकते कि ई पहले डी से पूछे, डी सी से, सी बी से। तो ऐसे जो डिसीज़न लेने में टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है और कुछ ऑर्डर्स या कुछ प्रॉफिट्स हमारे हाथ से निकलने की आशंका रहती है। तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में, ऐसी इमरजेंसी में हम डायरेक्ट अगर हमें एच से वो बात करनी है, एच से परमिशन लेनी है, तो हम डायरेक्ट एच से बात कर ली। तो विशेष परिस्थितियों में ही हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर नियमित रूप में हमें एक के बाद एक से ही बात करनी चाहिए, अपनी बातें पहुंचानी चाहिए। तो वो सोपान श्रृंखला कहलाती है। अगला आता है व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था माने ऑर्डर प्रिंसिपल। ऑर्डर प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं है कि आदेश देना। ऑर्डर प्रिंसिपल का मतलब है किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यवस्था का एक निश्चित स्थान पर होना। जो व्यक्ति जिस वस्तु को जहाँ से उठा रहा है उसे वो अगर वहीं रख देगा तो दूसरे व्यक्ति को अगर वो वस्तु चाहिए तो उसे पता है कि वो वहाँ मिल जाएगी, तो वो उसे वहाँ से उठा लेगा। इससे उसके श्रम में, उसके समय में बचत होगी। अगर बहुत सारे औजारों रखे हैं और हमें कोई औजार चाहिए तो हमें पता है कि वो पर्टिकुलर नंबर कमरे में रखे होंगे, हमें वहाँ से मिल जाएंगे, तो उनका एक निश्चित स्थान है। ऐसे ही व्यापार में बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं, अलग अलग पदों पर काम करते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए भी अलग अलग स्थान निश्चित होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से बात करनी है तो वो उसके निश्चित स्थान पर जाए और वहाँ पर उससे बात कर ले, उसे सब जगह उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये भी ज़रूरी है कि वो व्यक्ति अपने निश्चित स्थान पर ही बैठे। अगर उसके लिए कोई निश्चित स्थान बनाया गया है तो उसे वहीं बैठना चाहिए, ताकि उसका काम या उससे मिलने वालों लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो वो होता है व्यवस्था का सिद्धांत। किसी भी संगठन में हर चीज़ के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक व्यवस्था होनी ज़रूरी है। अगला आता है समता का सिद्धांत। समता का मतलब समान रूप से। व्यापार में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हमें पता है सबके पद अलग अलग हैं, सबके अधिकार अलग अलग हैं, सबके पारिश्रमिक भी अलग अलग हैं, लेकिन वो समानता नहीं चाहिए। हमें वहाँ समानता चाहिए व्यवहार की, बिहेवियर की, कि हम हर व्यक्ति से, चाहे वो किसी भी पद पर काम कर रहा हो, उससे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ना तो वहाँ पर कोई धर्म, ना कोई जाति, ना रंग रूप, ना छोटे बड़े का कोई भेदभाव होना चाहिए, क्योंकि कोई संगठन है वो सामूहिक रूप से काम कर रहा है, टीम के रूप में काम कर रहा है। तो इन बातों का
संगठन पर अगर ना कोई भेदभाव होता है तो उस संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें वहाँ पर मुश्किल होगी। तो इन चीज़ों को हटाकर एक साथ मिलकर काम करने की भावना जागृत करनी है। नेक्स्ट है 12वां सिद्धांत, कर्मचारियों के कार्यों में स्थायित्व। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय आया है, उसे आपने ट्रेनिंग दी, उसने 2 साल काम किया ट्रेनिंग लेकर, अब वो उसमें कुशल हो गया, उसमें दक्ष हो गया, परफेक्ट हो गया, उसे वो काम बहुत अच्छे तरीके से आ गया कि वो काम कैसे किया जाता है। अब 2 साल बाद आप उसका ट्रांसफ़र किसी अन्य विभाग में कर देते हैं या उसे हटा देते हैं। वो कोई भी कारण हो सकता है कि आप उसकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे, आप उसके काम को तवज्जो नहीं दे रहे, आप किसी भी कारण से उसे हटा देते हैं। आप हर साल ऐसे ही करते हैं, हर मैनेजर ऐसे ही करता है कि उसके व्यापार में जो व्यक्ति आया वो उसे 2 साल बाद या 1 साल बाद हटा देते हैं। तो उससे क्या होगा? आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी नए व्यक्ति को सिखाने में। फिर से जो नया व्यक्ति आएगा उसे सिखाने में फिर से आपको एनर्जी भी लगानी पड़ेगी, पैसा भी लगाना पड़ेगा और समय भी लगाना पड़ेगा। तो उनको स्थायित्व देना चाहिए, उनके वेतन में वृद्धि करनी चाहिए समय समय पर, ताकि वो लोग आपकी संस्था को छोड़कर ना जाएं। और आपको भी उनके साथ सामंजस्य बिठाकर काम करना चाहिए ताकि वो आपके साथ बने रहें और उन्हें जो कुशलता प्राप्त हुई है, उन्हें जो दक्षता प्राप्त हुई है काम में, वो आपकी संगठन की उत्पादकता में वृद्धि ला सके। नेक्स्ट 13 है पहल करने की क्षमता। पहल करना मतलब जो आप नए नए योजनाएं बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उनको केवल उच्च लेवल तक ही नहीं रखना, सीमित नहीं रखना। उनको अपनी योजनाओं को अपने कर्मचारियों के साथ बांटना, उनके भी विचार लेना कि ये काम कैसे कर सकते हैं। क्या आपके पास कोई नई योजना है? हो सकता है बहुत सारे कर्मचारी हो, किसी के पास कुछ अच्छा मिल जाए, तो उन लोगों की कार्य क्षमता के बारे में आपको पता चलेगा, उनकी मानसिक क्षमता के बारे में आपको पता चलेगा और उनके विचार जानने के बाद ही कोई योजना आपको अप्लाई करनी चाहिए संगठन पर। दूसरी बात, जब वो योजना अप्लाई हो जाए, उसके लिए लोग काम करने के लिए तैयार हो जाएं, आपने निर्देश दे दिए हों, तो उन कर्मचारियों को भी उस योजना पर बहुत अच्छे तरीके से मन लगाकर काम करना होगा। ये हमारी पहल करने की क्षमता कहलाती है। फिर आता है सहयोग की भावना। ये बहुत बार आ चुका है कि हमें मिलजुल कर काम करना है, टीम के रूप में काम करना है। जो प्रबंधक है उसे मैं से हटकर हम पर जाना है कि ये काम मैंने नहीं, हमने किया है, तभी वो सामूहिक रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने संगठन को सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। तो ये थे हेनरी फ्योल के सिद्धांत। आगे चलते हैं हम टेलर के सिद्धांत के पास, जिन्होंने हमें कुछ सिद्धांत बताए। प्रबंध के सिद्धांतों के अंतर्गत एक दूसरे वैज्ञानिक हुए हैं, दूसरे व्यक्ति हुए हैं, दूसरे विद्वान हुए हैं, डॉक्टर F.W. टेलर। इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध को बताया है। जो हमारे हेनरी फ्योल थे वो प्रबंध के सिद्धांत बताते हैं, W.F. टेलर जो हैं वो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत बताते हैं। ये जो टेलर हैं ये 1856 में इन्होंने जन्म लिया था और 1915 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बीच जो भी इन्होंने कार्य किए हैं प्रबंधक के तौर पर बड़ी बड़ी कंपनियों में किए हैं। वहाँ उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव, उनके सिद्धांत बनाने में काम आए हैं। उन्होंने केवल प्रबंध को ही नहीं जाना, उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के लिए कहा है कि हम जो काम कर रहे हैं या दूसरे व्यक्तियों से करा रहे हैं, वो उनका तरीका जो है वो पुराने ढंग से हटकर नए आधुनिक ढंग से होना चाहिए, उसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं है कि हम पुराने तरीके से बिना सोचे समझे जो परिपाटी अपनाते आ रहे हैं वही आगे अपनाते रहें। इसके बेस पर उन्होंने हमें 4 सिद्धांत बताए हैं। उन्होंने कहा है कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है यह जानने की कला है कि हम किसी व्यक्ति से क्या करवाना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि वो उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करे। ये टेलर का मानना था और इसी आधार पर उन्होंने ये 4 सिद्धांत बताए हैं। पहला, विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता। टेलर कहते हैं कि संस्था में हम जो काम कर रहे हैं, जो विधियां अपना रहे हैं,
उन्हें सोच समझकर अपनानी चाहिए। ये नहीं है कि पुराने ज़माने से हमारे पूर्वज उसी विधि को अपनाते आ रहे हैं तो हम भी यही काम करेंगे। नहीं, उसमें क्या चेंज हो सकता है, उससे क्या परिवर्तन लाया जा सकता है कि हम अपने संगठन के लाभों को बढ़ा सकें, वो लॉजिक हमें लाना होगा। उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना होगा कि उस काम को करने से हमें किस तरह से लाभ मिल सकता है। सबसे पहले कि कार्य करने के लिए प्रमापित समय का निर्धारण करना। वो कहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को एक निश्चित समय दे देना चाहिए कि आपको इसी निश्चित समय में अपने काम को पूरा करना है, ताकि जो उनकी काम करने की गति है वो बढ़ सके। और उस बढ़ाने के लिए उनको जो उनके कार्य हैं उनका विभाजन कर देना चाहिए कि वो प्रत्येक दिन किस काम को किस ढंग से करेंगे। तीसरा, काम करने के तरीके, जो उनका काम करने का तरीका है वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। चौथी बात है कि वो जो औज़ार अपना रहे हैं उस काम को करने के लिए वो औज़ार ऐसे होने चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता कर सके। मान लीजिए हमारे यहाँ कोई मशीन आ रही है, उस मशीन को हम उत्पादन कार्य में प्रयोग कर रहे हैं और वो आज के दिन एक दिन में हमें 100 यूनिट्स देती है, तो वो 100 यूनिट्स के बजाय अगर वो 150 यूनिट हमें दूसरी मशीन को लगाने से प्राप्त हो जाएं तो उससे हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होंगे। फिर दूसरा आता है मैत्री न कि मतभेद। वही जो फ्यूल कहते हैं सहयोग की भावना, वही इसमें है कि जब हम आपस में काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, तो हमें एक दूसरे से मतभेद नहीं करने, हमें एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है या ये भाव नहीं रखना है कि हम इससे आगे निकल जाएं, हम इसके जो इसने काम किया है उसके बदले का रिस्पांस हमें मिल जाए, इसके बदले का रिवार्ड हमें मिल जाए। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें मित्रता के भाव से, सहयोग के भाव से एक टीम वर्क करना है, ताकि हमारे जो उद्देश्य हैं, जो हमारी फर्म के उद्देश्य हैं लाभ कमाने के, वो मिल सकें, हमारे लाभों में वृद्धि हो सके। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए। फर्म में दो पक्ष होते हैं, फर्म और कर्मचारी, तो दोनों का उद्देश्य सेम है, लाभ कमाना। तो हमें दोनों को एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखनी होगी, तभी हम अपने लाभों को अधिकतम कर पाएंगे। उसके बाद होता है सहयोग, ना कि व्यक्तिवाद। कि व्यक्तिवाद से मतलब केवल अपना हित नहीं देखना है, हमें फर्म का हित भी देखना है, हमें अपने संस्था के लाभ भी देखने हैं, सबके लाभ देखने हैं और मिलकर काम करना है। सहयोग, ना कि व्यक्तिवाद, अपने लिए नहीं सबके लिए मिलकर काम करना है। मान लीजिए हमें कोई ऑब्जेक्शन है, कर्मचारियों को, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन है, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, उनके अनुसार उनको जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो नहीं मिल रहा है, वो उस वातावरण से संतुष्ट नहीं है, तो उन्हें हड़ताल नहीं करनी चाहिए, उन्हें काम नहीं रोकना चाहिए। उससे क्या होगा, काम रोकने से फर्म को हानि होगी, तो उस फर्म की हानि, उनकी भी तो हानि है, तो वो अपनी बात को मनवाने के लिए कोई और तरीका भी अपना सकते हैं। जैसे दूसरे देशों में क्या होता है कि अगर वो असंतुष्ट हैं तो वो काली पट्टी बांध लेते हैं अपने हाथों पर और अपने असंतोष को व्यक्त करते हैं, लेकिन वो काम को नहीं रोकते, तालाबंदी या हड़ताल जैसी क्रिया को नहीं अपनाते, वो केवल अपनी असंतोष की स्थिति काली पट्टी बांधकर शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ताकि उनके जो अधिकार हैं या जो उनकी बात है या जो उनका गुस्सा है वो बड़े लोगों तक, बड़े अधिकारियों तक पहुंच जाए। तो इस तरह से वो बात अपनी पहुंचाते हैं। और अगर उनमें असंतोष की भावना है तो अधिकारियों को चाहिए, प्रबंधकों को चाहिए कि उनकी उस असंतोष की भावना को ख़त्म करें, ताकि कर्मचारी खुश होकर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। अपनी संस्था में जो हमारे कर्मचारी होते हैं वो जितने संतोषी रहेंगे, जितने वो खुश रहेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, अधिक से अधिक कुशलता के साथ काम करेंगे, जिससे दोनों को ही लाभ होगा, कर्मचारियों को भी और प्रबंधक को भी। अगला आता है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता एवं सफलता का विकास। व्यापार में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं, अगर उन्हें किसी प्रशिक्षण की
या ट्रेनिंग की आवश्यकता हो तो उन्हें समय समय पर ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए, नए नए नवाचार करने चाहिए, उनके लिए सेमिनार का आयोजन करना चाहिए ताकि उन्हें दुनिया भर में जो नई नई पद्धतियाँ अपनाई जा रही हैं, नई नई विधियाँ अपनाई जा रही हैं काम को करने के लिए, वो उन्हें मालूम हो, उनका विकास हो, उनका व्यक्तिगत विकास भी हो और फर्म का विकास भी हो। तो ये चारों सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता WF टेलर बताते हैं और प्रबंधक, आज के समय में प्रबंधक उनको अपने परिस्थिति के अनुसार, अपनी समस्या के अनुसार उनको फॉलो करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो इन्होंने कहा है से उन्हीं की बातों को अपने जीवन में उतारें, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अप्लाई करें, नहीं, वो अपनी परिस्थिति के अनुसार उसमें चेंजेस ला सकते हैं। धन्यवाद।